इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच खत्म हो चुका है, लेकिन वो गुस्सा, वो दर्द, वो हैरानी और सबसे बड़ा वो सवाल अभी भी जिंदा है। आखिर कोई टीम 5 शतक बनाने के बाद भी कैसे हार सकती है? इतना ही नहीं, जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में 19 ओवर फेंके, लेकिन एक भी विकेट नहीं मिला। सोचिए, बुमराह विकेटलेस। अब याद करने बैठे कि इससे पहले ऐसा कब हुआ था, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए एक मैच हम ही बता देते हैं। 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट, जहां जस्ती ने 22 ओवर डाले थे लेकिन खाली हाथ लौटे थे। उसके बाद शायद ही ऐसा हुआ हो। अगर आपको कोई और मैच याद हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब गुस्सा किस पर निकाला जा रहा है? कोई शुभमन गिल को गालियां दे रहा है, कोई गौतम गंभीर की मां बहन कर रहा है, कोई रोहित शर्मा को पुकार रहा है, तो किसी को विराट कोहली की याद आ रही है। कुछ लोग थाला फॉर ए रीजन कर रहे हैं, तो किसी ने यशस्वी जायसवाल के सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोई शक नहीं कि कैच छूटे, फील्डिंग घटिया रही, अच्छी शुरुआत को होना नहीं पाए। गिल की कप्तानी में चूक हुई, लेकिन चूंकि उनका पहला टेस्ट था कप्तान के तौर पर, तो इतना ज्यादा हार होना भी ठीक नहीं है। तो सब अपने अपने हिसाब से हार की वजह बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे असली और सबसे अनकहा कारण कोई नहीं बोल रहा, और वो ये है, टेलेंडर्स को भी आउट करना होता है। जी हाँ, अब ऐसा नहीं कि टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर तो गिरा दो और उसके बाद आप रेस्ट कर ले, लेकिन हमने यही गलती की। और दूसरी बात, अपनी बैटिंग में कभी कोलैप्स नहीं करना चाहिए। ये टीम के कॉन्फिडेंस और मोरल को इतनी गहरी चोट देता है कि पूरी की पूरी सीरीज हाथ से निकल जाती है। और ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पुराना जख्म है जो अब नासूर बन चुका है। आइए ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, सिर्फ 2014 से ही देखते हैं कैसे कैसे मौके आए जब हमने टेल को आउट नहीं किया और उन्होंने हमें मैच से ही बाहर कर दिया। कैसे हमारी बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढहती रही और हम बस देखते रह गए। तो बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th टेस्ट 2018। ठीक है, हम पहले 2 टेस्ट हार चुके थे, लेकिन पिछले मैच में जबरदस्त वापसी की थी और इस मुकाबले को जीतकर सीरीज बराबर करने का सुनहरा मौका था। शुरुआत भी दमदार हुई। जसप्रीत बुमराह ने आते ही कीटन जेनिंग्स को 0 पर बोल्ड कर दिया और उसके बाद तो गेंदबाजों ने तबाही मचा दी। 36 पर 4, 86 पर 6। भाई, जब किसी टीम का ऐसा स्कोर हो तो उनके बल्लेबाजों के हाथ पैर फूल जाते हैं। टॉप ऑर्डर बिखर चुका था। मौका था इंग्लैंड को 150 से 170 के भीतर समेटने का, मगर वहीं हुई सबसे बड़ी चूक। मोइन अली और महज 20 साल के न्यूकमर सैम करन के आगे हमारे गेंदबाज ढीले पड़ गए। सैम करन, जिसने महीने भर पहले ही डेब्यू किया था, इन्होंने 78 रन ठोक दिए। नीचे से स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी 17 रन जोड़ दिए और देखते ही देखते स्कोर 246 तक पहुंच गया। वो तो शुक्र है चेतेश्वर पुजारा का, जिनकी शानदार 132 रन की नाबाद पारी ने हमें मैच में बनाए रखा। हमने पहली पारी में 27 रन की लीड भी ले ली। सोचा था अब तो सीख गए होंगे गेंदबाज। इंग्लैंड की दूसरी पारी में शानदार शुरुआत, 125 पर 5 कर दिया था। उस वक्त स्कोर था 95 पर 5। अगर हम इंग्लैंड को 175 से 180 तक रोक लेते तो जीत की राह साफ थी, लेकिन फिर से वही कहानी दोहराई गई। बटलर और सैम करन ने फिर से वही धो डाला। इतने शानदार बैटिंग की कि इंग्लैंड का स्कोर 271 तक पहुंच गया। अभी जीत की उम्मीद थी, 245 का टारगेट था और हमारे पास उस समय का लेजेंडरी बैटिंग ऑर्डर मौजूद था। शुरुआत ठीक रही, स्कोर था 150 पर 5 और फिर पलक झपकते ही 184 ऑल आउट। जीता हुआ मैच हमारी आंखों के सामने फिसल गया। पहली पारी में टेल से मार खाई और दूसरी पारी में फिर से वही गलती दोहराई गई। और यही छोटी छोटी गलतियां जब बार बार होती हैं तो हार तो तय है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। दोस्तों, जब ये नाम सुनता हूं तो एक चीज दिमाग में सायरन बजाती है, बॉलर्स का ग्रेवयार्ड। क्योंकि बल्लेबाज यहाँ कसाई की तरह गेंदबाजों के खाल उधेड़ते हैं और गेंदबाज बेचारे करियर बचाते फिरते हैं। एक बड़ा नाइटमेयर। लेकिन 2024 में ये हमारा नाइटमेयर बन गया। पहले तो 46 पर ऑल आउट। चलिए, बैटिंग में किसी का भी दिन खराब हो सकता है, टीम का कलेक्टिव फेलियर किसी दिन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बॉलिंग में लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा 200 से 250 में लपेट लेंगे और फिर अपने बल्लेबाज 500 से 550 रन भी बनाएंगे। तो चलो, 300 350 का टारगेट भी उन्हें चुभेगा जरूर। 70% काम सही किया भी हमारे गेंदबाजों ने। 233 पर 7 आउट कर दी। लगा कि ये स्कोर 260 से 270 में सिमट जाएगा, लेकिन स्कोर जा पहुंचा 402। सचिन रविंद्र तो उस दिन अनस्टॉपेबल थे। भाई ने शतक लगाया, हमें इत्मीनान से कोट दिया। इनका तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप टैलेंटेड से भी मार खाएंगे। टीम सऊदी नंबर 9 पर आए और अपने तेज तर्रार 65 रनों से हमारी लंका लगा दी और आखिरी के 3 विकेट लेने में 170 रन पड़ गए। चलिए, गेंदबाजों ने अंत में रायता फैला दिया। बैटिंग में तो कम से कम कोलैप्स न करते। जब हमें चाहे कितनी ब्रिलियंट बैटिंग की, पहले हमारा टॉप ऑर्डर उठा लीजिए। टॉप 5 में सबने रन बनाए। रोहित और विराट के शतक, सरफराज के 150, ऋषभ के 99, एक समय 408 पर 3 थे। अब वहां से जो स्कोर 550 से 600 तक जाना था, वो सिर्फ 462 पर ऑल आउट, क्योंकि बाकी के 6 बल्लेबाजों ने कुछ किया ही नहीं। 54 रन के अंदर 7 विकेट खो दिए और हमारी ढीली गेंदबाजी और गंदे कोलैप्स के रिजल्ट में न्यूजीलैंड ने हमें करारी शिकस्त दी, जो हमारी जादुई करिश्माई कमबैक के लिए याद रखने वाली एक शानदार जीत हो सकती थी। वो टैलेंटर्स को आउट न कर पाने के चलते एक शर्मनाक और दुखदाई याद बन गई। वो हार जो आज भी चुभती है। सीरीज के पहले मैच में ऐसा डंट पड़ गया जो पूरी सीरीज में ठीक नहीं हुआ।
और हम लोग 3-0 से क्लीन स्वीप हुए। दोस्तों, जब भी कोई टीम, कोई खिलाड़ी सीना कंट्रीज में खेलने जाती है, खास तौर से टेस्ट क्रिकेट, तो उन्हें ज्ञान देने वाले बहुत लोग मिलते हैं। तरह तरह के एक्स क्रिकेटर्स, एक्सपर्ट्स, जो कि बताते हैं कि क्या करना है, ओवरकास्ट कंडीशन में बॉल छोड़ो, ये करो वो करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि क्या नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ना जाने क्यों मिस कर देते हैं। 2 रामबाण। पहला कि सामने वाली टीम के टैलेंटर्स को भी जल्दी आउट करना होता है। अब ये नहीं कि टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को आउट कर दिया तो रेस्ट कर लिया। दूसरा, चलिए दूसरी टीम के टैलेंटर्स ने अगर हमें धो भी दिया, एक आध मैच में ऐसा हो भी गया, तो अपनी टीम को बैटिंग में कभी कोलैप्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि कॉन्फिडेंस को और टीम के मोरल को बहुत ज्यादा चोट लगती है और इससे सीरीज भी हाथ से चली जाती है। शायद ये बात भारतीय टीम को किसी ने नहीं बताया, क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीख नहीं लेते हैं। और फिर यही चोट लगी थी 2020 के न्यूजीलैंड दौरे पर। कप्तान कोहली को देख करके लग रहा था यहाँ पर हम जीत सकते हैं, मगर पहले टेस्ट की पहली पारी में आते ही कोलैप्स, 165 पर ऑल आउट। पर इंडिया ने अच्छी बॉलिंग की, 225 पर 7 कर दिए न्यूजीलैंड के। विलियमसन और टेलर, ये दिग्गज हमें बड़ा सरदर्द देने वाले थे, और जब उन्हें आउट कर दिया तो टैलेंटर्स का भी विकेट मिल सकता था। अगर वो ज्यादा से ज्यादा 40 रन भी बनाते तो भी 100 रन की लीड लेते, और अगर हमारे वाले 320 रन या किसी तरह से 280 से 300 तक पहुंच जाते तो बहुत हद तक अपने चांस बन सकते थे। क्योंकि विराट की कप्तानी का ये ऐसा दौर था जब हम 200 रन के टारगेट में तो कभी नहीं हारते थे, 170 में भी चित कर दिया करते थे। मगर यहाँ पर हुआ क्या, जो न्यूजीलैंड 300 तक जाती इम्पॉसिबल लग रही थी, उसने 348 रन ठोक दिए, जिनके नंबर 9 के काइल जेमिसन ने करीब रन बॉल 44 रन बना दिए, और 11 नंबर पर आए ट्रेंट बोल्ट तो किसी T20 ओपनर की तरह खेल गए। 24 गेंद 38 रन, 183 की लीड। अब किसी दूसरी टीम को टेल के रन चुभते हैं या नहीं, लेकिन हमारी जान निकाल लेते हैं रन। जवाब है हमारी एक और शर्मनाक कोलैप्स, 148 पर 4 से 191 ऑल आउट, और 10 विकेट से न्यूजीलैंड ने हमें धो दिया। इससे हमारा WTC फाइनल का सफर भले ही मुश्किल हो गया, लेकिन जब सामने न्यूजीलैंड थी तो मौका था बेइज्जती का बदला लेने का और अपनी गलतियां सुधारने का। लेकिन वहां पर क्या गोल खिलाए, जरा ये भी सुनिए। WTC फाइनल 2021। दोस्तों, 1 साल पहले की भिड़ंत में जो भारत को हानि मिली थी, मुझे पूरा विश्वास था कि कोहली की टोली इस बार उस पर काम करके आई होगी, अब वो गलती दोबारा नहीं होगी, और वो भी ICC के फाइनल में। मगर क्या हुआ, फिर से धोखा, फिर से वही कोलैप्स। पहली पारी में 182 पर 5 था भारत, जो 217 पर ही ढेर हो गया। सिर्फ 35 रन में आखिरी 5 विकेट, पर जवाब में जो न्यूजीलैंड को पटखनी दी ना, वो देख करके दिल खुश हो गया। अंतराल पर विकेट, 162 पर 6, 192 पर 7। अब यहाँ तो लीड भी की जा सकती थी, और ऐसे लो स्कोरिंग थ्रिलर्स में ये लीड बड़ी कारगर साबित होती है। 5-10 रन भी बड़े क्रूशियल होते हैं। लगा कि 220 तक इन्हें रोका जा सकता है, लेकिन फिर जेमिसन के 21, सऊदी के 30 न्यूजीलैंड को लीड दे गए, और देखते ही देखते उन्होंने 249 बना दिए। अब लीड 32 रन की थी, कोई बड़ी बात नहीं। एक ऐसी थकी हुई बैटिंग परफॉर्मेंस जो भारत किसी भी ICC टूर्नामेंट के फाइनल में दोहराना नहीं चाहेगा। सिर्फ 170 पर ऑल आउट, बस फिर क्या था, 139 रन बनाने थे न्यूजीलैंड को, और आराम से काम खत्म कर दिया। पहली रेड बॉल ICC ट्रॉफी जीतने का सपना सपना ही रह गया। विराट कोहली पर एक फेल्ड कैप्टन का टैग लग गया। जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया था, इस हार ने उसको स्वाहा कर दिया, क्योंकि बायलैटरल सीरीज की हार फिर भी लोग सहन कर लेते हैं, मगर ऐसी हरकतें ICC टूर्नामेंट में नहीं चलती। तब लगता था कि विराट की कप्तानी की प्रॉब्लम है, टेल को साफ न कर पाना, और जो कोलैप्स भारतीय टीम के हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया गाबा टेस्ट 2 2014। अब ऐसा नहीं कि हमारी ये खामी सिर्फ इंग्लैंड में जाकर के उजागर होती है, या सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में ही ऐसी उपलब्धियां हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर भी ऐसा ही कुछ किया है, और ऐसा भी नहीं है कि दिक्कत विराट की कप्तानी से ही शुरू हुई है। उनसे पहले कोई और भी था जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से क्लीन स्वीप हार करके आता था। कोई था जो इंग्लैंड से घर में टेस्ट सीरीज हारा था। तो बात है 2014 की, वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जब महेंद्र सिंह धोनी ने अपने टेस्ट करियर का अंत किया, या फिर कह लीजिए कि हो गया। गाबा टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया का गढ़, जहां पहली पारी में भारत जबरदस्त खेल गया। मुरली विजय के शानदार 144, रहाणे के जबरदस्त 81, और बाकी बल्लेबाजों का कंट्रीब्यूशन ऐसा रहा कि भारत 408 रन बना देता है। मोमेंटम भी अपने हक में था। जब जवाब में अपनी गेंदबाजी आई तो एक बार को तो ऑस्ट्रेलिया पर शिकंजा भी कस लिया, 247 पर 6 विकेट करके, जिसे देख करके लगा कि मैक्सिमम 80 रनों तक ऑस्ट्रेलिया वाले खींच जाएंगे, तो भी अपने पास 80 रनों की लीड बचेगी। लेकिन जरा ये स्कोर कार्ड देखिए। नंबर 8 पर मिचेल जॉनसन 88 रन, मिचेल स्टार्क 52 रन, नाथन लॉयन 23 रन, जोश हेजलवुड 32 रन, 195 रन टैलेंटर्स नहीं बना दिए। इन सब ने स्टीव स्मिथ, जिन्होंने खुद 133 रन बनाए थे, उनके साथ मिलकर ऐसी पार्टनरशिप करी जो हमें मैच से बाहर कर गई। और देखते ही देखते आउट ऑफ नोवेयर ऑस्ट्रेलिया ने 505 रन बना डाले। जो लीड हमें 100-150 रन की मिल सकती थी, वहां पर वो 97 रन से आगे निकल गए, क्योंकि हमसे उनके बॉलर आउट ही नहीं हुए। अश्विन, ईशांत शर्मा, वरुण अरोन और उमेश यादव सबको धोते चले गए, और वहां पर मानो ब्रायन लारा, द्रविड़, सचिन और रिकी पॉन्टिंग खेल रहे थे, जिनके सामने हमारे बॉलर्स कांप गए, 505 रन खा गए। और दूसरी पारी में हमारी बैटिंग लड़खड़ा गई।
हाँ, टूटे हुए अंगूठे से शिखर के वो महान 81 रन की पारी भले ही आई, लेकिन उन्हें टारगेट ही मिला 128 का, जिसे मैं बड़ा सहज तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि इसमें अगर 80 से 100 रन होते ना तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि इसमें भी उनके 6 विकेट गिर गए थे। ये स्कोर 350 हो सकता था अगर बॉलर्स अंत में हमें इतनी मार न खाते, और अंत में वही भारी पड़ गया। अगर हमारे बॉलर्स फाइट दिखाते तो ऐसा कुछ नहीं होता और गाबा का घमंड 2014 में ही टूट जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों अब आप ही बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? धोनी, कोहली, रोहित, गिल या वो सब कोच जो इनके टेन्योर में इनके साथ टीम का नेतृत्व करते थे? ये हार सिर्फ इतनी नहीं है, टेलेंडर्स का विकेट न लेना हमें और भी कई शिकस्त थमा चुका है। आप चाहेंगे तो इसका दूसरा पार्ट भी हम लेकर के आएंगे। अगर आपको भी ऐसे कोई मैचेस या कोई सीरीज याद हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके पीछे की वजह भी बताइएगा कि किस कप्तान ने ये सब शुरू किया और आज तक हमारी ये बीमारी दूर क्यों नहीं हो पाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।